जी, ऑपरेशन कागज शुरू हो चुका है न्यूज 24 पर। मैं हूं आपके साथ आशा झा। आज कुछ ऐसे कागज खुलने जा रहे हैं जो बिहार में करोड़ों के एम्बुलेंस घोटाले को उजागर करने वाले हैं। इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने इस एम्बुलेंस घोटाले को ऑपरेशन कागज नाम क्यों दिया, यह आप जान चुके हैं। अब आपको करोड़ों के उस खेल, उस घोटाले, उस वारे न्यारे के बारे में हम बताने जा रहे हैं जो अब तक छिपा हुआ था, जो अब तक सामने नहीं आ पाया था। यह एम्बुलेंस घोटाला कहीं और नहीं हुआ, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। मंगल पांडे के गृह जिले सीवान में यह बड़ा घोटाला हुआ है और ऑपरेशन कागज आज इसका खुलासा करने वाला है। बहुत गौर से देखिएगा किस तरीके से आपकी हमारी गाढ़ी कमाई की लूट होती है। वो टैक्स का पैसा जो हम आप पे करते हैं उसकी लूट होती है। एमएलए और एमएलसी ने एम्बुलेंस खरीदने की अनुशंसा की, लेकिन कुछ लोगों ने करोड़ों का बड़ा खेल कर दिया। यह सब तब हुआ जब बिहार समेत पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है, जब जिंदगी को एम्बुलेंस की सबसे ज्यादा जरूरत है। तब सीवान में बहुत बड़ा घोटाला हो गया। जनता के पैसे से एम्बुलेंस खरीदी गई, लेकिन घोटालेबाज करोड़ों डकार गए। न्यूज 24 आज घोटालेबाजों से यही सवाल पूछेगा, सरकार और सरकारी तंत्र से सवाल पूछेगा। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि आखिर यह घोटाला हुआ कैसे और किसने किया। बिहार के सदर अस्पताल में खड़ी इस एम्बुलेंस को यह पता है कि इसे लोगों की जान बचानी है, लेकिन गलती से इसे कोई जाकर इसका दाम न बता देना। यह एम्बुलेंस बेचारी तो बस इतना जानती है कि इसे मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाना है, लेकिन अगर अनजाने में भी किसी ने इसे बता दिया कि इसके लिए कितने नोट खर्च किए गए हैं, तो कहीं खुद को यह जगुआर कार न समझ बैठे। इस एक एम्बुलेंस को लाने के लिए न जाने कितने अधिकारियों ने कितना जतन किया है, कागजी कार्रवाई की है, तब जाकर ये आई है। लेकिन गलती यहां हो गई कि न्यूज 24 के हाथ वो कागज लग गए हैं और ये कागजी कार्रवाई देखकर हम दंग रह गए। अब कागज हाथ लगे हैं तो दुनिया भी देखेगी, आप भी देखिए। इन 3 पन्नों में लिखे एक एक शब्द, एक एक नंबर सीवान में एम्बुलेंस के नाम पर घोटाले का सबूत है। तो बिना वक्त गंवाए इसे सिलसिलेवार तरीके से समझिए। बिल का पहला पन्ना देखिए। सबसे पहले तारीख पर नजर डालिए। 13 दिसंबर 2020, यानी करीब 5.5 महीने पहले मारुति इको एम्बुलेंस के लिए 7,09,850 रुपए का बिल बनाया गया। लेकिन इसके बाद एक बिल और बनाया गया 6,72,000 रुपए का। 6.25 लाख रुपए लिए किस नाम पर गए, अब जरा वो देखिए। फार्मेसी एंड मेडिसिन के लिए कैबिनेट, अटेंडेंट के लिए पीछे सीट बेल्ट, ऑक्सीजन पैनल, मेडिकल इक्विपमेंट के लिए कैबिनेट, फायर एक्सटिंग्विशर और 2 सायरन। लेकिन जब हमने इंटरनेट पर मारुति इको एम्बुलेंस के बारे में देखा तो 7 लाख में ये सभी चीजें पहले से ही एम्बुलेंस में लगी रहती हैं। मतलब ये कि 7 लाख दीजिए और एम्बुलेंस रेडी मोड में लेकर जाइए। तो फिर इसके लिए अलग से 7.25 लाख रुपए क्यों दिए गए, किसने दिए और कैसे दिए? अब बिल के दूसरे पन्ने पर दर्ज दूसरा घोटाला देखिए। अलग अलग इक्विपमेंट के दाम जोड़े गए। हमने इंटरनेट पर इन सभी चीजों के दाम देखे तो हम दंग रह गए। मॉनिटर मल्टी पैरामीटर असल दाम है करीब 30,000 रुपए। इसके लिए बिल बनाया गया 1,18,000 रुपए का। सिरिंज पंप बाजार में दाम है करीब 20,000 रुपए, बिलिंग की गई 69,000 रुपए की। सक्शन मशीन बाजार में इसकी कीमत है करीब 8,500 रुपए। इसके लिए दिए गए
33,000 रुपए। ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर की कीमत जोड़ी गई है 3,41,000 रुपए, बल्कि बाजार में इसकी कीमत करीब 60,000 रुपए है। इको एम्बुलेंस में पेशेंट और ड्राइवर के पार्टीशन के लिए चार्ज कर लिए गए 1,24,000 रुपए, जो पहले से इको में होती है, तो फिर इसके पैसे क्यों जोड़े गए? अगर इन सभी चीजों के सही दाम भी अलग से जोड़ दे तो 7 लाख की इको एम्बुलेंस प्लस 30,000 की मॉनिटर मल्टी पैरामीटर प्लस 20,000 का सिरिंज पंप, सक्शन पंप के 8,500 रुपए, यानी कुल मिलाकर 7.5 लाख रुपए ही होते हैं। देखिए, मैं दिखाना चाह रहा हूं कि अंदर में ये जो चीजें दिख रही हैं, वेंटिलेटर लगा हुआ है और वेंटिलेटर के साथ साथ यहाँ तमाम तरह की चीजें दी गई हैं। अटेंडेंट को बैठने की जगह दी गई है और पीछे बहुत सारी चीजें दी गई हैं और इस सब का बिल बनाया गया है बहुत ही दमदार। वो भी बहुत भाग्यशाली होगा जिसने ये बिल बनाया है। 6 लाख रुपये लग गए हैं लगभग इस टोटल चीज को बनाने में, यानी इस छोटे से एम्बुलेंस जिसका मार्केट वैल्यू लगभग 6 लाख रुपये है, 6 लाख के इसमें सामान लग गए हैं। इसके अलावे 6-7 लाख रुपये और भी इसमें लगे हैं अलग अलग चीजों को लगाने में, लेकिन इतने पैसे लगाने के बावजूद भी ये एम्बुलेंस अब चल नहीं रहा है। ऐसे में 21 एम्बुलेंस की खरीद की गई थी। ये एम्बुलेंस किसके सौजन्य से आए थे, अब वो भी समझिए। सिवान में एम्बुलेंस की खरीद की अगर हम बात करें तो सिवान में एमएलसी टूनाजी पांडे के द्वारा, जैसा कि उन्होंने बताया, 17 एम्बुलेंस दिए गए हैं। वहीं सिवान के पूर्व विधायक, जो सिवान के पूर्व विधायक हैं व्यासदेव प्रसाद के द्वारा, उनके द्वारा 2 एम्बुलेंस दिए गए हैं और जीरादेई के पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा के द्वारा 2 एम्बुलेंस दिए गए हैं। यानी टोटल 21 एम्बुलेंस सिवान में इन समय उपलब्ध हैं और अलग अलग जगहों पे चलने की बात कही जा रही है। लिख करके तो दिए हैं 30 एम्बुलेंस, लेकिन 17 एम्बुलेंस पास हुआ है बजट के अनुसार। उसमें सारी सुविधा है, जो आईसीयू की सुविधा होती है उसमें वेंटिलेटर तक की सुविधा है, ऑक्सीजन, मॉनिटर और भी जो वेंटिलेटर में जितने काम आते हैं यंत्र, वो सारे यंत्र उसमें लगे हुए हैं। विधायक निधि से 2 एम्बुलेंस है ना मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए किया जाए, बस इतना ही होता है ना। अच्छा। अब कौन एम्बुलेंस होगा, क्या होगा, उसका रेट क्या होगा, वो तो विभाग तय करता है, वही लोग परचेज करते हैं, उसमें हम लोगों का कोई रोल नहीं रहता है ना। हाँ, उसमें कोई रोल नहीं होता है, हम लोगों के फंड से कट जाती है। अब समझिए कि घोटाला है कितना बड़ा। एम्बुलेंस के सभी उपकरणों को मिलाकर करीब 7,50,000 रुपए का खर्च पड़ रहा है। एक एम्बुलेंस के लिए दिए गए 21,84,000 रुपए। लिए गए 21 एम्बुलेंस तो कायदे से खर्च होना चाहिए था 1,57,00,000, लेकिन अगर डीपीओ साहब ने 21,84,000 की रेट पर सभी 21 एम्बुलेंस की खरीद की है तो कीमत पहुंच जाएगी 4,58,00,000 रुपए। यानी अगर 21 एम्बुलेंस की खरीद इसी बिल के आधार पर की गई है तो घोटाला करीब 3 करोड़ रुपए का हुआ है। इस बड़े घोटाले का पता नहीं चल पाता अगर न्यूज 24 के हाथ ये कागजात न लगते। और इसी कागज से यह भी साफ हो रहा है कि यह घोटाला हुआ है डीपीओ राजीव कुमार के दस्तखत से। दस्तखत की तारीख भी बिल बनने के ठीक 5 दिन बाद यानी 18 दिसंबर को कर दी गई। इसी डॉक्यूमेंट से यह भी पता चल रहा है कि कैसे 7.25 लाख के एम्बुलेंस को 22 लाख का बना दिया गया। बिल में पहले इको एम्बुलेंस का पैसा जोड़ा गया। एम्बुलेंस में पहले से ही पार्टीशन और फैब्रिकेशन का काम किया होता है, लेकिन इसके लिए अलग से बिलिंग की गई। एम्बुलेंस के दाम में ही पहले से इंश्योरेंस शामिल होता है, लेकिन इसके पैसे भी अलग से जोड़े गए। रजिस्ट्रेशन भी 7 लाख के ही खर्च में जुड़ा होता है, लेकिन इसके लिए अलग से पैसे लिए गए। वो तो छोड़िए, एक बार लिखा है फैब्रिकेशन और इंस्टॉलेशन, लेकिन एक बार फिर से पार्टीशन के नाम पर 1.25 लाख रुपए लिए गए। आपको दिखाना चाहते हैं इस एम्बुलेंस के पीछे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे यहाँ सुरक्षित है मरीज, इसकी चाबी कहाँ है, इसकी जानकारी किसी को नहीं लग रही है। देखिए, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि अंदर में ये जो चीजें दिख रही हैं, वेंटिलेटर लगा हुआ है और वेंटिलेटर के साथ साथ यहाँ तमाम तरह की चीजें दी गई हैं। अटेंडेंट को बैठने की जगह दी गई है और पीछे बहुत सारी चीजें दी गई हैं। एम्बुलेंस के बिल में जिन चीजों के बारे में जिक्र किया गया है वो अभी तक फिट भी नहीं हुई है।
सदर अस्पताल में खड़ी एक एम्बुलेंस के अंदर सील्ड कार्टून रखे हैं। इस घोटाले की तस्दीक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पूर्व राज्य मंत्री विक्रम कुंवर की इस चिट्ठी से भी होती है, जिसमें उन्होंने इस घोटाले की जांच की मांग की है। साथ ही 22 लाख रुपए की इस बिल में क्या क्या घोटाला हुआ है उसका भी पर्दाफाश किया है। पूर्व राज्य मंत्री विक्रम कुंवर ने भी वही सारे सवाल उठाए हैं जो न्यूज 24 उठा रहा है। साथ ही उन्होंने इको एम्बुलेंस में लगे हर एक उपकरण का सही दाम भी बताया है। सिवान की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में अगर बात करें तो शायद ही ये पहला ऐसा जिला होगा जहां छोटे से एम्बुलेंस में भी वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस एम्बुलेंस में लागत लगी है 22 लाख रुपए, लगभग 22 लाख रुपए की ये तमाम एम्बुलेंस जो आप देख रहे हैं, छोटे छोटे एम्बुलेंस, इसमें पूरा आईसीयू का सिस्टम लगा हुआ है। यानी बिहार के सिवान में एम्बुलेंस खरीदने के नाम पर बहुत बड़ा खेल किया गया। न्यूज 24 सवाल पूछता है कि 7 लाख की एम्बुलेंस का बिल 21,84,000 रुपए कैसे बन गया। इस बिल पर डीपीओ राजीव कुमार ने बिना किसी जांच के साइन कैसे कर दिया। एम्बुलेंस में जो चीजें लगाई गई थी जब उसकी जरूरत ही नहीं है तो खरीदा क्यों गया। ये तो शुरुआती सवाल है, अभी कई और खुलासे होने वाले हैं, कई और सवाल उठने वाले हैं। बस अधिकारी अपना अपना जवाब तैयार रखें। सिवान से आकाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। जी हां, तो कच्चा चिट्ठा खुल चुका है और करोड़ों का घोटाला सामने आ चुका है। और इतने बड़े बड़े अक्षरों में आप देख रहे होंगे, हर एम्बुलेंस में बड़े बड़े अक्षरों में बाकायदा विधायक जी का नाम लिखा होता है। जिन सांसदों की तरफ से मुहैया करवाई जाती है अपने क्षेत्र को या एम्बुलेंसेस, उनका नाम लिखा होता है। लेकिन इसकी जद में, इसकी आड़ में कितना बड़ा खेल हो रहा है घोटाले का, आज एक एक नाम का पर्दाफाश हम करने वाले हैं। गौर से देखते रहिए। और अभी तक जो कुछ हुआ है वो क्या है, हम सीधा रुख करते हैं। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। अभी तक आपने ये देखा भी कि एम्बुलेंस घोटाला कितना बड़ा है, कैसे एक ही चीज के बिल दो बार दिखाकर फर्जीवाड़ा किया गया। और देखिए, खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। मैं सबसे आपका परिचय करवा दूं, मिथिलेश तिवारी जी, एक्स एमएलए बीजेपी, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजेश राठौड़, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मृत्युंजय तिवारी, स्पोक्स पर्सन आरजेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माधव आनंद जी, स्पोक्स पर्सन जेडीयू से हमारे साथ हैं। विक्रम सिंह, एक्स डीजीपी यूपी पुलिस, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत अनुभवी, और कैसे ये सब होता है उनसे सुनना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जाहिर तौर पर उनका एक्सपीरियंस आज हमें बताने में काम आएगा कि कैसे ये तमाम घोटाले होते हैं। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं अपने सहयोगी सौरभ कुमार का रुख करना चाहूंगी, इस वक्त जुड़े हुए हैं। सौरभ, सबसे पहले तो बताइए, आखिर कब से चल रहा था ये घोटाला और अब तक ये सामने क्यों नहीं आ पाया? हमारी सरकार के ये आपदा को अवसर में बदलने का मौका, ये खुली छूट आखिर कैसे दे दी गई? जी बिल्कुल, यह घोटाला शुरू से ही चल रहा था। कारण यह जो मामला है यह 2020 का है कि कैसे एक एम्बुलेंस को 21,84,000 में खरीदा गया था, जबकि अगर उस एम्बुलेंस का अगर वैल्यूएशन किया जाए तो मुश्किल से 6 से 7 लाख रुपए होंगे। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, इसमें शुरू से ही जो खरीदारी हुई एम्बुलेंस की, इसमें शुरू से ही लापरवाही बरती गई, शुरू से ही नियम को ताक पर रखा गया। सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी विधायक या एमएलसी जब भी अनुशंसा करते हैं कि हमारे क्षेत्र में सेवा के लिए 2 एम्बुलेंस की ज़रूरत है, उसके बाद वह डीपीओ को एक लेटर लिखते हैं, यानी अनुशंसा करते हुए वह लेटर लिखते हैं, और जो डीपीओ होते हैं वह तय करते हैं कि 2 एम्बुलेंस की राशि कितनी होगी। उसके बाद विधायक उस पर साइन करते हैं, यानी विधायक फंड से उतनी राशि रिलीज की जाती है और उसके बाद एम्बुलेंस की खरीद होती है। तो निश्चित रूप में एम्बुलेंस की जो खरीद हुई होगी उसमें एक कमेटी बनाई गई होगी, जिसमें 5 लोगों की कमेटी होती है, जिसमें डीपीओ होते हैं, जिसमें डीडीसी होते हैं, जो जिले के सिविल सर्जन होते हैं वह भी उस कमेटी में शामिल होते हैं। उनके देखरेख में ना केवल खरीदारी होती है, बल्कि खरीदारी होने के बाद एक असेसमेंट होता है कि हमने
जो खरीदा है, जो सुविधाएं मांगी गई है, वह इसमें मौजूद है या नहीं है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह एक नियम है कि जितनी भी खरीदारी होगी वह जेम पोर्टल से होगी, लेकिन यहाँ यानी सिवान जिले में जो एम्बुलेंस की खरीदारी हुई है वह जेम पोर्टल से नहीं हुई है। यह खरीदारी यह कह के हुई कि जो मुझे चाहिए यानी जो एम्बुलेंस मुझे चाहिए वह जेम पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। उसके बाद एम्बुलेंस के लिए टेंडर निकाले गए और वो भी ऐसी कंपनी से खरीदा गया, इंद्रासन ट्रेडिंग कंपनी, जो सिवान में एक शटर का दुकान है। आप समझ सकते हैं, एक शटर की जो दुकान है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है। उसका जो कंपनी है उसका ट्रैक रिकॉर्ड यह है कि नल जल में जो छोटे मोटे पाइप का जो सामान होता है उसको बनाने वाली वो कंपनी है, ट्रेडिंग की काम करती है, यानी कहीं से वह खरीदती है और उसके बाद आपको देती है। एक छोटे से कंपनी को एम्बुलेंस की खरीदी के लिए, उनके इंस्टॉलेशन के लिए उसको काम दिया गया, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड एम्बुलेंस से रिलेटेड या स्वास्थ्य संबंधित जो उपकरण होते हैं उसका रिकॉर्ड उसके पास नहीं था। ये भी गलत हुआ, यानी जेम पोर्टल से नहीं खरीदना ये भी एक गलती थी। इसके लिए टेंडर निकालना, वो भी एक ऐसे कंपनी को देना जिसका ट्रैक रिकॉर्ड स्वास्थ्य संबंधित या एम्बुलेंस से रिलेटेड या फिर जो स्वास्थ्य संबंधित उपकरण होते हैं उसका वो काम नहीं करता था। वो जल नल योजना के तहत जो काम होते हैं फिटिंग्स की जो कंपनी है बहुत, तो इस पूरे आप बने रहिएगा सौरभ, मैं वापस आपके पास आती हूँ। बात फिटिंग्स की जो कंपनी है जो नल बेचती है, पाइप्स बेचती है, शार बेचते हैं, इस कंपनी से डील की गई, बाकायदा अधिकारियों के हस्ताक्षर हुए, घोटाला हो गया। किसी ने नहीं पूछा कि आखिर ये कंपनी जो है इंद्रासन, सब क्योंकि इसी नींद में डूबे हुए थे, इस कंपनी से खरीद कैसे लिया गया, किसी ने नहीं पूछा, किसी ने जहमत नहीं उठाई या किसी की आंख के आगे ये आया भी नहीं। विक्रम कुंवर जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, पूर्व राज्य मंत्री, और विक्रम कुंवर जी ने खुद अनुशंसा की है मुख्यमंत्री से कि जांच की जाए, ये घोटाला हुआ है। विक्रम जी, सीधा आपके पास आते हुए स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। सर, सबसे पहले ये बताइए कैसे पता चला आपको इस फर्जीवाड़े का, आपने क्या कहा है मुख्यमंत्री से अपने पत्र में? मैंने मुख्यमंत्री जी को 26 को पत्र लिखा और मेल से भेजा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सिवान जिले में जो एम्बुलेंस खरीदारी हुई है उसमें बड़े घपले हुए हैं। और मैंने प्रमाण के साथ उनको पत्र दिया कि जिन जिन सामानों का कीमत बाजार में 30,000 है उसको 1,18,000 में खरीदा गया है, जिसका कीमत 20,000 है वो 70,00,000 में खरीदा गया है, उदाहरण के साथ दिया। और मैंने ये भी मुख्यमंत्री को लिखा कि मुख्यमंत्री जी, सरकार का निर्णय है कि जो भी परचेजिंग होगा जीएम पोर्टल के माध्यम से होगा, लेकिन इस चिट्ठी को दबा करके जिला योजना पदाधिकारी और सिवान के अफसरों ने एक घटिया कंपनी को देकर 7 लाख के सामान को 22 लाख में खरीदने का काम किया। इस मामले को मैंने मुख्यमंत्री को जब लिखा तब मुख्यमंत्री जी 28 को मुख्यमंत्री जी के यहाँ से जवाब चला गया डीएम के यहाँ जांच करने के लिए। उन्होंने तो त्वरित एक्शन लेकर के इस पर कार्रवाई किया है और हमको उम्मीद है कि इस अगले महीने तक इसका दूध का दूध और पानी का पानी हम करा कर रहेंगे। क्या कार्रवाई हुई है सर इसमें अभी तक, जो आपने मुख्यमंत्री को पत्र लिया जिस पर गवर्नमेंट का जो चिट्ठी है उस मुख्यमंत्री ने डीएम को जांच करने के लिए लिख दिया है। मुख्यमंत्री जी के यहाँ से जवाब चला गया कि आप जांच कराइए, जांच करके रिपोर्ट करिए। प्रथम दृष्टया आप इस पूरे घोटाले को बखूबी समझ रहे हैं, लेकिन ये इसीलिए मैं कुंवर जी आपसे एक चीज समझना चाहती हूँ, मैं आपसे एक चीज समझना चाहती हूँ, किनकी संलिप्तता, किनकी सहभागिता इस बड़े घोटाले में आपको नजर आई? देखिए, जो लोग आ रहे हैं, जिन लोगों का सबके मिली भगत, प्रशासन के अफसरों के मिली भगत से कांड हुआ है। इसका किंग पिंग है जिला योजना पदाधिकारी डीपीओ राजीव कुमार, डीपीओ उसी ने सारे बाकायदा कागजातों को दबा करके कमिटी से
उल्टा पुल्टा पास करा दिया। जी, एक एक बिल पर डीपीओ राजीव कुमार के हस्ताक्षर और फिर बहुत आसान हो जाता है। आप पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, इसलिए एक और चीज समझा दीजिए, फिर मैं अन्य मेहमानों का रुख करूंगी। क्या डीपीओ जब पैसे की निकासी होती है, जब सैंक्शन हो जाता है कि हाँ ये बिल है, पैसे की निकासी होगी, उसमें एमएलसी जो होते हैं उनका या फिर जो विधायक होते हैं, क्या उनकी अनुमति की, उनकी सहमति की जरूरत पड़ती है या फिर सिर्फ सचिव स्तर तक ही ये मामला जाता है? विधायक का काम है दस्तखत कर देना, चिट्ठी लिख देना। खरीदने का काम अफसर लोगों का है, अफसर लोग करते हैं, विधायक नहीं खरीदता है। ठीक है, अब वो लोग तय करते हैं कि कौन रोड कैसे बनेगा, कौन सामान कितना में खरीदाएगा। और ये जानबूझ करके डीपीओ और सीमांत जिला के कुछ अफसर लोग मिलजुल करके सरकार के चिट्ठी को, जो एक बार 18 में गया है, एक बार 20 में गया है कि जीएम पोर्टल से ही सामान खरीदना है, इन लोगों ने चिट्ठी को दाब करके अपने मन से प्राइवेट को दे दिया। ठीक है, आप बने रहिए, माधव आनंद का मैं रुख कर लेती हूँ, आप बने रहिएगा। आपने बहुत बेहतर तरीके से समझा दिया कि कैसे ये सब कुछ हुआ है। माधव आनंद जी, ये कैसे खुली छूट दे दी गई? आपदा को अवसर में बदलने के लिए कैसे इन अफसरों को खुली छूट दे दी गई और आंखें मूंद ली गई? इंद्रासन से खरीदारी हुई और उसी तरीके से नींद में डूब गई सरकार, और ये होता रहा, पिछले साल से हो रहा है। अब जाकर पूर्व राज्य मंत्री आपको बता रहे हैं, तब जाकर अनुशंसा हो रही है, तो सरकार कर क्या रही है? विक्रम जी पूर्व राज्य मंत्री हैं और उन्होंने बड़ी बारीकी से कहा कि अगर उनको लगा कि ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसमें घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने लिखा, इसीलिए हम लोग कहते हैं सुशासन बाबू की सरकार। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अविलंब कार्रवाई करते हुए डीएम को लिखा कि आप इन्वेस्टिगेट कराइए और रिपोर्ट सबमिट करने का काम कीजिए कि आखिर घोटाला हुआ तो कैसे घोटाला हुआ, कहाँ सिस्टम का फेलियर है, या किन लोगों की भगत है, जो लोग मिली भगत है, जिन लोगों ने पैसा कमाने का काम किया है, उस पे जैसे दंड भी, उसको दंड भी मिलेगा। सुनिए माधव आनंद जी, क्लीन चिट पहले तो मत दीजिए अपनी सरकार को, क्योंकि आप घोटाला हो चुका है, घोटाला हो चुका है। वो जो गाधी कमाई है ना, एक एक टैक्स का पैसा जो जनता पे करती है, वो वापस नहीं आने वाला है। वो जिनकी जेब में जाना था वो चला जा चुका है, इसलिए उसको रोका नहीं जा सका। क्लीन चिट तो पहले दीजिए मत, ना ही इसे सुशासन बाबू कहिए। एक मिनट, आप सुशासन बाबू ना कहें, लेकिन मैं तो सुशासन बाबू बोलूंगा। आपको मैं फोर्स नहीं कर सकता हूँ कि आप सुशासन बाबू, मैं तो बोल सकता हूँ। मुझे पता है अगर कहीं गलतियां हुई है, कमियां हैं, अगर घोटाला हुआ है, आपने उजागर किया या राज्यमंत्री जी ने उजागर किया, इन्वेस्टिगेशन चलेगा, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, रिपोर्ट की सब, जो लोग दोषी होंगे स्वाभाविक है उस पर कार्रवाई भी होगी। इसमें कहाँ कोई नहीं, सरकार क्या भाग रही है कार्रवाई से? सरकार किसी को बचाने का तो काम नहीं कर रही है। अब इतने बड़े राज्य में अगर अगर घोटाला किया है, जांच ही तो करवा सकते हैं, जांच कराने का तो दंड देने का काम किया जाएगा। सरकार के मनसा पे दंड देने से क्या वो पैसे वापस आ जाएंगे? मिथिलेश तिवारी जी, ये बताइए, आप ही की सरकार में मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री, उन्हीं के गृह जिले में ये सब कुछ हो रहा है, नाक के नीचे हो रहा है और पता नहीं चलता। पूर्व राज्य मंत्री बताते, आप अनुशंसा कर देते हैं, ठीक है जांच होगी, क्या होगा? ये कैसे हो जाता है? देखिए, ये जो विषय आपने उठाया है, इसमें स्वास्थ्य मंत्री की कोई भूमिका ही नहीं। और मैं एक पत्र आपको दिखा रहा हूं और इस पत्र की भी पड़ताल करिए। मैं पिछले टर्म में जब मैं विधायक था तो स्वयं मैंने अपने क्षेत्र में 2 एम्बुलेंस की खरीद की है। मैंने अनुशंसा किया, जैम पोर्टल से दोनों एम्बुलेंस खरीदे गए और दोनों पीएचसी में चल रहे हैं। और इसमें जो आपके द्वारा जो विषय उठाए गए हैं, मुझे लगता है इसमें सबसे मुख्य विषय है कि जो परचेज कमेटी थी उसने किस परिस्थिति में जैम पोर्टल को छोड़ करके और लोकल कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से इसकी खरीद की। ये जो सबसे बड़ा जांच का विषय है और निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। माननीय विक्रम कुंवर जी ने अगर यह विषय उठाया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीएम सिवान को लिखा है जांच के लिए, तो हमको लगता है कि आपके द्वारा उठाए जाने के बाद ये मामला और सीरियस हो गया और हमको लगता है इसकी जांच होगी। जो दोषी अधिकारी होंगे वो निश्चित दंडित होंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि इसमें स्वास्थ्य मंत्री की कोई भूमिका नहीं है। स्वास्थ्य विभाग से खरीदा नहीं गया, ये सीधे खरीदा गया है जो ये आपका जिला योजना कार्यालय सिवान होता है उसके माध्यम से खरीदा गया है। विधायक अनुशंसा करते हैं,
उसके बाद अब ये परचेज कमेटी में जाता है और परचेज कमेटी के बाद जब फाइनली खरीदना होता है तो इसकी स्वीकृति फिर से माननीय सदस्य से ली जाती है और जब खरीद हो जाती है तो उसका एक सर्टिफिकेट भी माननीय सदस्य को भेजा जाता है। मैंने जो टाटा विंगर कंपनी सर का ये बताइए, क्या माननीय सदस्य की खरीदा। जिम्मेदारी नहीं होती है कि उनकी निधि के आए पैसे खर्च कहाँ हो रहे हैं, किस रूप में खर्च किए जा रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, ये देखना, आंखें मूंद लेना ही जिम्मेदारी होती है क्या? कि जो पत्र आया सामने उस पर हस्ताक्षर कर दिए, हाँ पास, ये जिम्मेदारी तो होती होगी। नहीं, बिल्कुल आपके इस बात से मैं सहमत हूँ। जिला में जब भी कोई बैठक होती है और उस बैठक में अनुश्रवण की बात आती है तो सामान्य सदस्य भी उसके सदस्य होते हैं। तो मुझे लगता है कि अब उन लोगों से सहमति ली गई है नहीं ली गई है, ये भी एक जांच का विषय है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों ने अनुशंसा कर दिया और जिला योजना में पैसा उनके काट लिया, काट करके जो है तो खरीद लिया। ये सारी बातें जांच से पता चलेगा। लेकिन ये संज्ञान में मामला आया है, जिन माननीय सदस्यों का भी ये ऐच्छिक कोष से खर्च हुआ है उनको भी इसको देखना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अधिकारियों ने इसमें गड़बड़ी की है। जैम पोर्टल से खरीदा गया होता तो इसमें कहीं कोई बात नहीं आती। मुझे लगता है कि इसमें जांच का सबसे बड़ा पॉइंट है कि जैम पोर्टल से नहीं खरीद करके किसी लोकल कॉन्ट्रैक्टर को ये खरीद की जिम्मेवारी क्यों दी गई। इसका जब जांच होगा तो पता चल जाएगा कि गड़बड़ी करने वाला कौन व्यक्ति है और किसके माध्यम से हुई। और ये तो पिछले साल से होता जा रहा है, इसीलिए मृत्युंजय तिवारी जी आपको जोड़ते हुए आप जांच कर दीजिए और सीधा सीधा अफसर पर कार्रवाई भी कर दीजिए। लेकिन ये जाहिर सी बात है, वो जो गाड़ी कमाई है जनता की, वो जो लूट खसोट हुई है, वो पैसे तो वापस नहीं आने हैं। आपने वो लूट खसोट करने की आजादी दे दी, ये सब कुछ तभी हुआ। तो निगरानी की जिम्मेदारी तो बनती है सरकार की या फिर उन विधायक की जिनके मद में ये पैसा आया, जिनकी निधि के तहत ये पैसा आया। देखिए, सबसे पहले तो न्यूज़ 24 को हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं कि कई बार आपने इस तरह के घोटालों को आपके संवाददाता जो पटना में है सौरभ जी ने उजागर किया है। इसके पहले भी घोटाला उजागर किया है। बिहार में 16 वर्षों से नीतीश कुमार हैं और घोटालों की भरमार है। चारों ओर एक घोटाला रहे तब ना लोगों की जान चली गई। कोरोना काल में एम्बुलेंस नहीं मिल रहा था, कोई भाजपा का सांसद एम्बुलेंस छुपा कर रखा था, कोई ऑक्सीजन छुपा कर रखा था। अब लीजिए नया घोटाला, एम्बुलेंस घोटाला सामने आया। ये कहां कहां जहां जहां उंगली रखा जाए वहीं से मवाद निकल रहा है। चारों ओर घोटाला ही घोटाला है। अब इसके लिए सीधे तौर पर सरकार कहेगी अफसर जिम्मेवार, अफसर कहेंगे सरकार जिम्मेवार। अरे सरकार के बिना संरक्षण के कोई अधिकारी पदाधिकारी कैसे घोटाला कर लेगा? आखिर कहीं ना कहीं सरकार के लोग जो सरकार में बैठे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जिनके कार्यकाल में ये 68वां घोटाला है, लगातार हर जगह घोटाला घोटाला, कोई ऐसा विभाग नहीं होगा जहां घोटाला नहीं होगा। अब बताइए, एक एम्बुलेंस की कितनी आवश्यकता थी इस कोरोना काल में। किसी को एम्बुलेंस नहीं मिल रहा था, लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे। और यहाँ जितने राशि से 5 एम्बुलेंस खरीदे जा सकते थे, उसमें 1 एम्बुलेंस में खर्च दिखा करके लूट लिया गया जनता की गाड़ी कमाई को। ये लूट की छूट किसी को नहीं है। उसमें जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल सड़क से लेकर सदन तक इस मामले को उठाएगा। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। बिल्कुल, मैं राजेश राठौर जी आपको भी जोड़ना चाहती हूँ। अगर वो सख्ती होती, अगर ये 3 कार्यकाल नीतीश कुमार के ये दिखा होता कि कहीं कुछ भी गड़बड़ी तो वो शख्स बचेगा नहीं, तो क्या अधिकारियों की इतनी हिम्मत होती कि नाक के नीचे इस प्रकार का घपला घोटाला वो करते? पता है कि कुछ नहीं होना है, आराम से पैसे डकार जाएंगे। अगर ये स्थिति नहीं होती तो क्या ये घोटाला होता? सर्वप्रथम तो हम न्यूज़ 24 के तमाम टीम के लोगों के आभार व्यक्त करते हैं। बिहार जनता के हित में इतने बड़े कारनामे का उजागर किया। हम विक्रम कुमार के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इसको पत्र लिखा। लेकिन सरकार का दायित्व क्या है? आप देखिएगा आशा जी, 2-4 दिनों में मुख्यमंत्री का जवाब आएगा कि कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन लगातार आपने एक सीमांत का मामला उठाया है।